श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत बीए एलएलबी 6 सेमेस्टर के लिए नीति आयोग टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हमने जो इसकी अनुक्रमणिका तैयार की है उसे हमने इस प्रकार से किया है, डिजाइन किया हुआ है। पहला इसमें प्रस्तावना है नीति आयोग की, फिर जो है इसकी स्थापना, संरचना, उद्देश्य और कार्य, इसके साथ साथ नीति आयोग और योजना आयोग में दोनों में क्या अंतर है इसे भी हम बताएंगे। नीति आयोग के जो 2 हब हैं जिसके माध्यम से नीति आयोग काम करती है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ये भी हम इसमें बताएंगे। फिर नीति आयोग का जो वर्तमान एजेंडा है ये भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर नीति आयोग का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको समझिएगा कि इसको नीति NITI अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो एक गैर सरकारी संवैधानिक निकाय है। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि नीति आयोग के पहले 15 मार्च 1950 को, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद रूसी मॉडल पर आधारित, क्योंकि रशियन ने एक पंचवर्षीय योजना अपने राष्ट्रीय विकास के लिए तैयार की थी, उस पंचवर्षीय योजना को हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो क्योंकि बहुत प्रभावित थे, रशियन रिलेशन हम लोगों के बहुत अच्छे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस मॉडल को भी ऑब्जर्व किया और भारत में भी इस रशियन मॉडल को इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उन्होंने निश्चित कर दिया। यानी कि मार्च 1950 से लेकर के फिर ये वर्तमान में 2017 तक उनकी पूरी पंचवर्षीय योजनाओं का उस समय एक कानून बना दिया गया था कि ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं उस समय तक रहेंगी। लेकिन एक खास बदलाव उसमें किया गया, वर्तमान सरकार ने किया। और उस वर्तमान सरकार ने क्या किया कि वर्तमान सरकार जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, इस सरकार ने इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को गठित कर देती है। यह नीति आयोग गठित हो करके फिर ये 3 एजेंडे को लेकर के आगे काम करती है। यानी कि 3 और 5 और 7, यानी इस 15 इस आधार पर वो पूरा अपना राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए काम करती है। तो ये संक्षेप में इसकी थोड़ी सी आपको हमने दोनों के बारे में इसका सारांश या भूमिका बताने का कोशिश की है। अब यहाँ पर जो हमने डिजाइन किया है इसको हम समझते चलें और आगे बढ़ते चलेंगे। नीति आयोग वर्तमान भारत सरकार द्वारा एक गठित नई संस्था है। नीति आयोग योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है। वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं और विकास को गति देने के लिए नीति आयोग की स्थापना वर्तमान भारत सरकार ने करी है। नए आयोग में क्या खास जोड़ा गया है? सबसे पहले ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, जिससे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
और गवर्नर्स यानी प्रशासक, इन सभी की भूमिका रहेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सहकारी संघवाद है, ये सहकारी संघवाद का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करेंगे। पहले क्या होता था, योजना आयोग में केवल केंद्र की भूमिका होती थी, वही धन आवंटित करता था, वही जो है योजनाएं बना करके 5 वर्ष की तैयार करता था। उसमें जो है केंद्र किन राज्यों के साथ को ज़्यादा धन आवंटित करेगा, कहाँ का विकास तय करेगा, ये दोनों चीज़ें जो है सारी चीज़ें उसी के हाथ में थी, यानी केंद्रीकृत थी उस समय की ये व्यवस्था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इस नई सरकार ने 2015 में नीति आयोग का गठन करके नियम ही बदल दिए। इन्होंने कहा कि नहीं, इसे भी विकेंद्रित होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित नीति आयोग भी उन्होंने कर दिया, यानी केंद्र भी होगा, राज्य भी होंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके ऊपर राज्यपाल भी होंगे। इन सभी की भूमिका रहेगी, निजी संस्थान भी इसमें शामिल होंगे, इन सभी की भूमिका रहेगी और मिल करके राष्ट्रीय विकास करेंगे। यहाँ तक केंद्र से लेकर के स्थानीय स्तर पर एक गांव तक का विकास संभव हो सकेगा, ऐसा किया गया। यानी नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में, एक बौद्धिक समूह के रूप में बनाया गया। इनका काम अब धन का आवंटन नहीं था, बजट तैयार करना नहीं था, ये केवल एक थिंक टैंक के रूप में आया। यानी अब ये क्या करती है, एक बौद्धिक समूह के रूप में एक रिसर्चर माहौल को बना करके सरकार तक खाका पहुंचाती है कि यहाँ पर इस राज्य में, इस गांव में, इस शहर में ऐसा करना है, यहाँ की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए वो उपाय सुझाएगी, योजनाएं तैयार करेगी। ये काम हो गया उसका। अब ध्यान दीजिए कि इसकी स्थापना कब की गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में इसकी की जाती है। नीति आयोग की जो संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसको हम समझते चलते हैं। नीति आयोग की संरचना में सबसे पहले योजना आयोग की तरह ये कहा गया कि इसमें जो अध्यक्ष की भूमिका होगी, प्रधानमंत्री उसमें भी हुआ करते थे, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हुआ करेगा। इसके बाद उपाध्यक्ष भी है। उपाध्यक्ष का मतलब ये है कि इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा उपाध्यक्ष, और ये पूरी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। इसके बाद उपाध्यक्ष के रूप में इस समय वर्तमान में हम देखें तो तीसरे उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, जबकि इसके पूर्व पहले नंबर पर अरविंद पनगरिया थे और दूसरे नंबर पर राजीव कुमार थे और तीसरे में सुमन के बेरी हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये पूरे कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, बैठकों का संचालन करते हैं। ठीक है। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषद भी इसी संरचना में गठन में शामिल है, जिसमें से भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके उपराज्यपाल एवं प्रशासक शामिल रहेंगे। ये किया गया है कि जो क्षेत्रीय परिषदें होंगी वो जो है अब केवल केंद्र के लोग उसमें शामिल नहीं रहेंगे, केंद्र के केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बस शामिल नहीं रहेंगे, बल्कि अब राज्यों में भी मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर, उपराज्यपाल जिसे कहते हैं, उन्हें प्रशासक भी कहते हैं, ये भी शामिल रहेंगे। अब मिल करके अब इसको काम करेंगे, ये कहा गया। अब यहाँ पर आते हैं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, सीईओ होते हैं। अब नीति आयोग के जो सीईओ हैं वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम हैं, जबकि प्रथम परमेश्वरन अय्यर थे। ये पॉइंट्स, ये जनरल नॉलेज से संबंधित जो हम बता रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप सब लोग जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। इसके बाद अब यहाँ आ जाता है पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता है और 5 इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद अंशकालिक सदस्य में
क्या कौन शामिल रहता है? अंशकालिक सदस्य का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए। इसमें विश्वविद्यालयों के लिए जो बौद्धिक लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं, साथ ही अनुसंधान से जुड़े हुए लोग होते हैं यानी रिसर्चर्स होते हैं, इनकी जो है अंशकालिक सदस्यों के रूप में ये इनकी नियुक्ति भी की जाती है नीति आयोग में। इसके बाद पदेन सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो भी रहते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर पदेन सदस्यों में से टॉप पर कौन है। पहले नंबर पर रक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री भारत सरकार, आपको मालूम है कि अमित शाह जी हैं, जो पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग में प्रमुख भागीदारी निभाते हैं। इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके साथ कृषि मंत्री भारत सरकार से नरेंद्र तोमर हैं। ये नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा इसका सचिवालय की बात करते हैं तो देखिए सचिवालय इनका आवश्यकता अनुसार किसी भी शहर में इसका किया जा सकता है। इसके बाद नीति आयोग का काम हम समझते हैं कि आखिर नीति आयोग कौन सा काम करेगी, उद्देश्य भी क्या हो सकता है, इनको समझते हैं। नीति आयोग सहयोगी संघवाद पर आधारित काम करेगी, अर्थात ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे। इसमें से केंद्र और राज्य के लोग मिलकर के एक ऐसी योजनाएं तैयार करेंगे, एक ऐसी बौद्धिक और अनुसंधान पर आधारित तैयार करेंगे, डाटा तैयार करेंगे और उसको जो है राष्ट्रीय विकास के लिए आगे लाएंगे। इसके साथ साथ कमज़ोर वर्ग का खास ख्याल भी रखने की बात करी गई है। इसमें ये भी है जो भी लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो भी बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो भी अनुसंधान करने वाले लोग हैं, जो भी हायरार्की है, ये सब मिलकर के ऐसे वर्ग का ख्याल रखेगी जो वास्तव में आज भी मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं, तो उन सभी को उस मुख्य धारा में लाने का काम भी करेंगे। ये नीति आयोग अब कर रही है। पहले क्या था, आगे मैं दोनों को अंतर भी बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ग्रामीण उत्थान के लिए कारगर योजनाएं भी बनाएगी, यानी ग्रामों का विकास हो सके, उनका उत्थान हो सके, वो भी जो है मुख्य धारा से जुड़ सके, वो भी उन तमाम सुविधाओं को प्राप्त कर सकें जिनसे वो वंचित हैं। इसके लिए भी ये नीति आयोग काम करेगी। इसके अलावा नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाएगा, अर्थात शिक्षा अनुसंधान द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं तैयार करेंगे और उससे समझ विकसित करते हुए लोक कल्याण के उपयोग में उन योजनाओं को लाएंगे। इसके साथ साथ निर्धारित विकास का एजेंडा भी इनका अपना होगा। एक एजेंडा अपना ये तय करेंगे जिससे क्षेत्रीय और अंतर विभागीय कोई भी समस्या आती है तो उसे भी दूर किया जा सके और उस एजेंडे के माध्यम से राष्ट्रीय विकास किया जा सके। ये इनके प्रमुख उद्देश्य हैं और यही उनके काम थे। अब यहाँ पर समझते हैं कि इन दोनों में क्या खास अंतर है, नीति आयोग और योजना आयोग। क्योंकि आपने देखा है कि योजना आयोग का गठन आज़ादी के समय 1950 में रूसी मॉडल पर लाया गया था। ये यहाँ पर देखे दे रहे हैं हम, बहुत प्रभावित होकर के रूस से इस मॉडल को लाया गया और ये पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था। 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाया जाती थी। लेकिन नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने इसमें जो है भारतीय लोगों को, जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे, जानकार लोग थे, उस वर्ग को इस आयोग में शामिल किया। और हम अब ये कह सकते हैं कि ये भारतीय मॉडल पर आधारित है, ना कि रूसी मॉडल पर। ओके, तो हमने ये देख लिया पहले अंतर में कि योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित है, जबकि नीति आयोग भारतीय बौद्धिक वर्ग के विचारों के मॉडल पर आधारित है। इसके बाद दूसरा है केंद्रीय भूमिका पर आधारित सरकार की भूमिका। मतलब केंद्रीय भूमिका थी
जिसमें सरकार की भूमिका किस प्रकार थी, टॉप टू बॉटम अप्रोच पर आधारित, अर्थात टॉप से लेकर के निचले स्तर तक ऐसी प्लानिंग थी इनकी। केंद्रीय भूमिका ऐसी थी, यानी केंद्र से लेकर के नीचे की ओर जाएगा वो। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि राजीव गांधी जी के एक भाषण में वो कहते हैं कि जब हम यहाँ से 1 रुपये भेजते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 25 पैसे बचता है, 100 रुपये भेजते हैं तो 25 पैसे बचता है। ऐसे उनके विचार एक बहुत समय पहले एक जो है उन्होंने एक रैली में कहा था। तो मतलब ये टॉप टू बॉटम अप्रोच पर आधारित योजना आयोग थी। लेकिन नीति आयोग कैसी है, सहयोगी संघवाद पर आधारित, अर्थात बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक पर आधारित मॉडल है नीति आयोग। इसके बाद योजना केंद्रीकृत होती थी, यानी केंद्र ही योजना बनाएगी, किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। वही धन भी जो है बंटवारा भी करेगी, किस राज्य को कम देना है, किस राज्य को ज़्यादा देना है, किसके साथ भेदभाव करना है, ये काम जो है खूब किया जाता था इस योजना आयोग में। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, योजना क्षेत्रीय एवं स्थानीय ताप पर आधारित हो गई, यानी योजना जो बनाई गई है वो अब केंद्रीकृत ना हो करके विकेंद्रीकृत हो गई। ठीक है, वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के योजनाएं बनाएंगे। इसके साथ धन आवंटन में राज्यों की भूमिका का ध्यान नहीं रखा जाता था योजना आयोग में कि भैया हमें कितनी ज़रूरत है, हमारे कौन सी ऐसी त्रासदी आ गई है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। तो ज़रूरतों को ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि भेदभाव किया जाता था। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर, स्थानीय आधार पर योजनाएं तैयार करी जाएंगे, क्योंकि नीति आयोग में धन आवंटन का काम नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहा गया कि आप अपने डिमांड जो भी है योजना बना करके दीजिए, ये काम वित्त मंत्री का है, वित्त मंत्रालय फिर आपको धन उपलब्ध कराएगा, अपना विकास करिए। तो इस प्रकार से ये तैयार हो। इसके अलावा इसका दुरुपयोग प्रतिद्वंद्विता में किया जाता रहा, यानी उस समय योजना आयोग प्रतिद्वंद्विता पर आधारित थी, दुरुपयोग होता था उसका। एक राज्य किसी और सरकार वाला है, दूसरा राज्य किसी और सरकार वाला है, ठीक है। तो इस आधार पर वो जिस केंद्र में सरकार, जिसकी राज्य में सरकार, उसका तो बढ़िया बल्ले बल्ले, और जहाँ पर दूसरी सरकार है केंद्र में, राज्य में किसी और की, उसका बेचारे के साथ में भेदभाव का माहौल बन जाता था, उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ना कि धन के बंटवारे के लिए। यानी ये धन का बंटवारा नहीं करता, ना तो ये धन की मांग करता है, ना धन का इनसे कोई लेना देना है। केवल ये थिंक टैंक है, ये योजनाओं का मसौदा तैयार करता है राष्ट्रीय विकास के लिए, स्थानीय विकास के लिए, ज़रूरत वाले राज्यों को उस काबिल बनाने के लिए वो योजनाएं तैयार करता है। ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग के 2 हबों पर। नीति आयोग 2 हब पर आधारित काम करता है। पहला हब क्या है, टीम इंडिया हब, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान और इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन, यानी नवाचार पर आधारित हब नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यानी नवाचार, नए नए अन्वेषण करता रहता है, नए नए रिसर्च करता रहता है, और क्या किया जाए और बेहतर क्या हो सकता है, इस पर आधारित। तो इस नीति आयोग के 2 हबों को हम इस प्रकार से समझ रहे हैं। अब आता है नीति आयोग का एजेंडा क्या है। हमने देखा है कि योजना आयोग ने अपने 5 वर्ष की योजनाएं तैयार करता था, जो 1950 से लेकर के 2012 और 2017 तक में पूरा होना था उनका। यही था कि जिस समय नीति आयोग का निर्माण किया गया, तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की जाती है, लेकिन 2017 तक, क्योंकि वो पूरी पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग की पूरी होनी थी, तब तक उसको उतनी गति नहीं प्रदान की जाती है। जैसे ही 2017 में यह पूर्ण हो जाता है, तो फिर वहाँ पर नीति आयोग अपना काम बहुत तीव्र गति से करना शुरू कर देता है।
तो हम ये देखते हैं कि नीति आयोग ने 3 तरह से राष्ट्रीय विकास की गति को बढ़ाने के लिए अपना प्लान बनाया है। पहला क्या है, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किया है। इसके अलावा फिर 7 वर्षीय मध्यम अवधि की विकास के लिए योजना तैयार किया है। फिर इसके अलावा अगला क्या किया है, एक बड़ा लंबा यानी 15 वर्षीय विकास के लिए योजना तैयार किया है। इन 3 विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी एक छोटा, एक मध्यम और एक लंबे अवधि वाला विकास किया जाएगा। इस प्लान के साथ में नीति आयोग अपना ये एजेंडा तय करके काम करेगा। अब आते हैं हम निष्कर्ष की ओर। आप देखते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग को आपने समझा और समझने के बाद आपने देखा कि योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था, केंद्रीकृत था, और उसका परिणाम ये था कि राज्यों के विकास में बाधा उत्पन्न होना। जिस गति से राज्यों का विकास होना चाहिए था वो कहीं न कहीं पर अछूता रह गया। परिणाम स्वरूप नीति आयोग का गठन हो जाता है और नीति आयोग के गठन होने के बाद ये भूमिका जो है राज्यों को भी सौंप दी जाती है, निजी संस्थाओं को भी सौंप दी जाती है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी सौंप दी जाती है। अतः राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए नीति आयोग पूरी तरह से सक्षम होते हुए बहुत तीव्र गति से राष्ट्र के विकास के रूप में अपना योगदान दे रहा है। इस प्रकार से हम अपनी बात यहाँ तक आप लोगों को आज के लेक्चर में शामिल करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।